Very good morning, class. We'll start our class with this pledge. So let us take a pledge with me. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. So, class, today we'll start new chapter, fourth. Chapter 4. The name of the chapter is Second Phase of the Indian National Movement. Second phase of the Indian National Movement. The meaning and scope of radical assertive nationalism. Assertive radical nationalism believes the Indian National Congress originated in 1885 AD. At that time, तो क्या हुआ इसमें द इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी वो 1885 में ओरिजिनेट हुए. इस टाइम क्या था, द लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वर द मॉडरेट्स हु वांटेड टू फुलफिल देयर. इस टाइम जो कांग्रेस के लीडर थे वो मॉडरेट्स थे. वो क्या चाहते थे, अपनी जो ऑब्जेक्टिव से अपने उद्देश्य थे उनको वो फुलफिल करना चाहते थे ब्रिटिशर्स से कोऑपरेट करके, कोऑपरेशन के साथ, ब्रिटिशर्स के कोऑपरेशन के साथ. तो 1906 तक कंट्रोल रहा इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर इन मॉडरेट्स का. बट ड्यूरिंग द रूल ऑफ लॉर्ड कर्जन, तो जब लॉर्ड कर्जन का टाइम आया, ड्यू टू द रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, तो लॉर्ड कर्जन की जो रिप्रेसिव पॉलिसीज़ थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडिया में, द डिफरेंस वर क्रिएटेड अमंग द लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो उसने क्या किया, जो कांग्रेस के लीडर्स थे उसमें डिफरेंस पैदा कर दिया. अ ग्रुप ऑफ लीडर्स केम इन टू एग्जिस्टेंस इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस हु डिडंट बिलीव इन सिंपैथी एंड जस्टिस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया. तो उसने एक अलग कांग्रेस का ग्रुप खड़ा कर दिया जो बिलीव नहीं करता था ब्रिटिशर्स की हमदर्दी के ऊपर और न्याय के ऊपर. दे वर कॉल्ड द रेडिकल नेशनलिस्ट और द असर्टिव नेशनलिस्ट. तो उनको क्या बोलते थे, रेडिकल नेशनलिस्ट या असर्टिव नेशनलिस्ट. तो उसमें मेन लीडर्स कौन से थे, जो ब्रिटिशर्स की सिंपथी में बिलीव नहीं करते थे, न्याय में बिलीव नहीं करते थे. मेन लीडर्स कौन थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल वर द मेन लीडर्स ऑफ द असर्टिव्स. वाई शुड दे बी कॉल्ड रेडिकल्स. तो इनको रेडिकल्स क्यों बोला जा रहा था? They had no faith in English institutions. They were of the opinion that the British had achieved the political power in through unjust and improper means. तो जो इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस थे उनमें इन लोगों का रेडिकल्स का फेथ नहीं था, क्योंकि इनका मानना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए पाने के लिए इम्प्रॉपर और अनजस्ट गलत तरीकों के साथ अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ाई है इंडिया में. दे डिडंट सपोर्ट द मॉडरेट्स थ्योरी ऑफ culture, economic and social reforms. They believed that the Swaraj should be achieved and all other reforms could be brought. तो ये क्या ये सपोर्ट नहीं करते थे मॉडरेट्स को, ठीक है, अर्ली नेशनलिस्ट को ये सपोर्ट नहीं करते थे. उनके जो इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स थे उसमें इनका बिलीव नहीं था. दे बिलीव दैट स्वराज शुड बी अचीव्ड. तो ये स्वराज चाहते थे, फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे. दे डिडंट बिलीव इन अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मैथड्स ऑफ द मॉडरेट्स. तो वही कि ये जो मॉडरेट्स है उनके द्वारा जो मेथड अपनाए जा रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, उनमें इनका बिलीव नहीं था. दे एडवोकेटेड द अडॉप्शन ऑफ रेवोल्यूशनरी मीन्स फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द डिमांड्स. तो ये अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए रेवोल्यूशनरी मेथड्स को अपनाना चाहते थे. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इनके? अचीवमेंट्स ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस और स्वराज. तो
अचीव करना, कंप्लीट पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए, बोल रहे हैं कि पूरा स्वराज चाहिए, यही सबसे पहला अचीवमेंट थी इनकी। द मेन एम ऑफ द असर्टिव्स वॉज टू अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस और स्वराज। ये नहीं कि आधी अधूरी हमें फ्रीडम नहीं चाहिए, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ रेडिकल्स असर्टिव नेशनलिस्ट, तो रेडिकल्स के राइज होने के क्या कारण थे? राइज ऑफ assertives nationalism may be attributed to the following factors। ये नीचे लिखे कुछ फैक्टर्स थे इनके राइज के लिए। disillusionment with the early nationalist, तो फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट विद द अर्ली नेशनलिस्ट के साथ इनकी फीलिंग अच्छी नहीं थी। द मॉडरेट लीडर्स मेड पटिशंस एंड पास रेजोल्यूशंस टू प्रेजेंट देयर डिमांड्स टू द ब्रिटिश होपिंग दैट दे वुड गेट जस्टिस, तो अपनी वो रखते थे अपनी डिमांड्स थ्रू टू पटिशंस एंड रेजोल्यूशंस, और होप करते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उन्हें जस्टिस देंगे, मॉडरेट्स। द एक्सपेक्टेशंस वर नॉट फुलफिल्ड, बट उनकी जो एक्सपेक्टेशंस वो फुलफिल नहीं हुई थी। द ब्रिटिश होस्टियलिटी टुवर्ड्स द मॉडरेट्स लेड टू द राइज ऑफ द असर्टिव नेशनलिज्म, तो क्योंकि उनको उनके जो हक नहीं मिले इसलिए राइज हुआ असर्टिव नेशनलिज्म का। डिससेटिस्फैक्शन विद द एक्ट ऑफ 1892 AD. The moderates had sought reform in the Indian Council Act of 1861 AD, but under the Indian Council Act of 1892 AD, the official members still dominated the legislative councils. This failed to satisfy the younger element in the Congress and they turned to radical means। तो जो इस एक्ट के थ्रू बोला गया था कि इन्हें नॉमिनेशंस मिलेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो एज पर एक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो जो ऑफिशियल मेंबर्स थे वो फिर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के ब्रिटिशर्स ही थे, इंडियंस को उसमें जगह नहीं मिली थी, तो इसके साथ क्या डिससेटिस्फेक्शन हो गई इन लोगों की, और ये राइज ऑफ रेडिकल हुआ। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, peasants suffered due to high taxes, prolonged droughts and famines। तो peasant जो थे, किसान लोग थे, उनके ऊपर बहुत से टैक्स लग रहे थे बहुत लंबे टाइम तक, वो ड्रॉट्स एंड फेमाइन के वक्त भी, जो सूखा आया था वहाँ, ठीक है, उसके वक्त भी। कंट्री साइड वॉज नॉट ओनली बीइंग यूज टू फेच हाई रेवेन्यू बट इवन द फार्मर्स वर बीइंग परसुएडेड और फोर्स टू ग्रो सर्टेन क्रॉप्स लाइक टी, कॉटन, इंडिगो एट्सेट्रा। जैसे हमने पहले चैप्टर में भी किया था कि उनको कंपेल किया जाता था इंडियंस को कि ये कुछ जो सर्टेन क्रॉप्स ही ग्रो करने के लिए। वेरियस लैंड सेटलमेंट सिस्टम वर ऑल्सो एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर, तो बहुत से लैंड सेटलमेंट्स हुए जिसमें भी एक्सप्लॉयटेशन किया इंडियंस का। इंडियाज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वाज ऑन द डेक्लाइन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया टुक एवरी स्टेप टू बेनिफिट द ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। हर स्टेप उनका ब्रिटिश ट्रेडर्स के लिए था, उनके बेनिफिट्स के लिए था, इंडियन के बेनिफिट के लिए नहीं था। इंडिया वाज बीइंग यूज्ड एज अ स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर द फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड एंड अ मियर एक्सपोर्टेड ऑफ रॉ मटेरियल। तो इंडिया की बस एक पोजीशन थी कि वो एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने, एक्सपोर्ट करने वाला है, और इनकी फिनिश्ड जो थिंग्स है उनके लिए अच्छी मार्केट बनने वाला है। द डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्रिएटेड अ मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो जो इन्होंने छोटे लेवल का जो काम बंद करवा दिया था, उसके साथ भी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट आ गया इंडिया में। इसके ये भी एक रीज़न था राइज ऑफ रेडिकल्स। फेमाइन एंड प्ले, द ड्रॉट ऑफ 1896 to 97 AD brought widespread famine causing nearly 45 lakh deaths। तो जो
फेमाइन आया था, उसके साथ 45 लाख डेथ्स हो गई. अ टेरिबल फेमाइन अगेन ब्रोक आउट इन टू 1899 900 AD कपल्ड विद द बुबोनिक प्लेग इन महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र में जो प्लेग आई थी उसके साथ भी इंडियन लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ा था. ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया डिडंट टेक मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फेमाइन. तो ये जो फेमाइन था इसको ख़त्म करने के लिए कोई भी सल्यूशन नहीं दिया था, कोई भी मेजर नहीं लिया था ब्रिटिशर्स ने. दिस क्रिएटेड द हेट्रेड एंड डिसलाइक अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट अमंग द पीपल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट वी हैव लॉर्ड कर्जन्स. लॉर्ड कर्जन्स repressive policies. In 1898, he passed the Official Secret Act with the intention to deny information to the people under the pretext of official secrets. This curtailed the liberties of all sections of the society. Repressive laws were also added under the Indian Penal Code. In 1899, Lord Curzon passed the Calcutta Corporation Act and reduced the number of elected members of the Municipal Corporation of Calcutta to half. He also abolished the internal independence of the universities through the Indian University Act of 1904. Curzon's most unpopular act was the partition of Bengal in 1905. तो जो कर्जन लॉर्ड कर्जन की सबसे पूरा डिसीजन था पार्टीशन ऑफ बंगाल का, उसके साथ भी राइज ऑफ रेडिकल्स हुआ. नेक्स्ट है द पार्टीशन ऑफ बंगाल. Lord Curzon's most unpopular administrative measure was the partition of Bengal into two provinces, Western Bengal and the Eastern Bengal in 1905 AD. तो क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन ने क्या पार्टीशन को दो प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया. एक वेस्टर्न बंगाल था, वो क्या हिंदू डोमिनेटेड था, और एक ईस्टर्न बंगाल बना दिया मुस्लिम डोमिनेटेड. क्यों? ही जस्टिफाइड द पार्टीशन. क्या बोला उन्होंने? ऑन अकाउंट ऑफ द लार्ज साइज ऑफ बंगाल एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव convenience of the government. His real motive, however, was to contain and crush the rising tide of nationalism in Bengal. उन्होंने क्या बोला कि दो पार्ट क्यों किए बंगाल के, कि बंगाल इतना बड़ा है कि एक जगह से गवर्नमेंट उसे एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकती, इसलिए उसने दो पार्ट कर दिया. बट एक्चुअल में उनका क्या मतलब था बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड करने का? to contain and crush the rising tide of nationalism. बंगाल में जो नेशनलिज्म की भावना उठी थी उसको दबाना. एंड टू डिवाइड द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. ही वांटेड टू पुट द मुस्लिम एंड द हिंदूज अगेंस्ट ईच अदर, thus फॉलोइंग द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स. तो कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स भी ऐसे हुए जिनका इम्पैक्ट पड़ा. Certain international events like Italy's defeat at the hands of Ethiopia in 1896 AD, the Russia's defeat at the hands of Japan in 1905 AD shattered the myth of the invincibility of Europe powers. तो इसके साथ जो ये डिफीट हुई तो इंटरनेशनल जो ये हुए इवेंट्स, इसके साथ भी जो इंडियन लोग हैं उनका विश्वास बन गया कि वो ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं और फुल इंडिपेंडेंस ले सकते हैं. सो इट्स इनफ फॉर टुडे. विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास. विद दिस गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. हैव नाइस डे.